हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस क्लास 10th चैप्टर 3। मैं आपको पहले ही मैंने कल एक वीडियो डाली थी 3.1 कंप्लीट कर दी है। उसके बाद 3.2 से पहले आपने एक टेबल ध्यान से देखना है जो कि आपके पेज नंबर 46 पे है। मैं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चीज़ों से पहले ये स्टार्ट करने से पहले टेबल स्टार्ट करने से पहले 3 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पैरेलल लाइन क्या होती है, सेकंड आपको पता होना चाहिए कोइंसिडेंट क्या होता है, और तीसरा लाइन कौन सी होती है, और तीसरा आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होनी है। ठीक है, मतलब क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट क्या होती है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में दो चीज़ें जा रही हैं। एग्जाम्पल आइज जो कभी भी मीट नहीं करती आपस में लेकिन एक साथ चलती हैं, तो वो एग्जाम्पल, यानी कि आगे जाके कहीं मीट ना करे ऐसी लाइंस पैरेलल होती हैं जिनमें हमारे नो सॉल्यूशन रहता है। कभी इस तरीके का अगर डायग्राम बनता है तो नो सॉल्यूशन, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी रफ है कि आप बस इतना समझ लो ये है क्या लाइंस, फिर हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, एक के ऊपर एक, यानी कि इसको ओवरलैप लाइंस भी बोलते हैं, यानी एक के ऊपर एक। ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब दुश्मन, काटने वाली। ठीक है, और अब आगे पढ़ते हैं। ये मैंने क्यों बताया और इसके साथ साथ हमें कैसे क्या पता चलेगा इस टेबल में, वो करते हैं आगे। देखिए क्या करना है अब हमें। फर्स्ट ये देखो, जो रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफ पे, कुछ इस तरीके का बनता है, जिसमें से हमारी जो ये वाली जो लाइन है वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमारी ये वाली कहलाती है वर्टिकल लाइन, जिसे हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं और इसे एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। जो पॉजिटिव है उसे तो हम इसी नाम से जानते हैं, जो नेगेटिव रहते हैं वहाँ हम स्लैश डाल देते हैं, यानी ऊपर की तरफ ऐसे कॉमा टाइप। ऐसे ही हम y का करते हैं, यहाँ सारा पॉजिटिव रहता है, यहाँ भी पॉजिटिव रहता है, यानी कि राइट साइड में और अप साइड में, और ऐसे लेफ्ट साइड में माइनस रहता है, और ऐसे ही डाउन में भी माइनस रहता है। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि जो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट है, इस वाले आपको टेबल में ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होंगे दो इक्वेशन में, आपको बिना सॉल्व करे कैसे पता चलेगा कि इसमें हमारे कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो वो इस तरीके से, अगर आपकी दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ऐसे लाइन कर रही है और दूसरी लाइन ऐसे, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन जो हमने अभी पीछे पढ़ा, और लाइन है तो उनका एरो ऐसे डलता है। अगर लाइन होगी तो उसका जो सिंबल है आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे रहता है, और लाइन सेगमेंट का ऐसे रहता है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा रहता है, एक तो लाइन और एक रे रहता है, रे का ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक जो ये सेंटर पॉइंट है, यानी कि वन सॉल्यूशन निकलेगा, जिसे आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। अगर आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये बनाती है, सेकंड इक्वेशन ये, तो इनका जो मिड पॉइंट है दैट इज वन सॉल्यूशन वहाँ से निकलेगा।
अगर आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है, यहाँ पे आपका x था, यहाँ y, यहाँ x, सॉरी यहाँ पे भी y, यहाँ x, ठीक है। ऐसे यहाँ y, यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ y। अगर आपका कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है, पहली इक्वेशन से आपका ऐसे और दूसरी इक्वेशन का ऐसे, तो पैरेलल लाइंस बनेंगी जो कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब तीसरे पे चलते हैं, और तीसरा कॉन्सिडेंट वाली लाइन बनती है। अगर ग्राफ पे यहाँ हमारा y, यहाँ हमारा y, यहाँ x, अगर एक के ऊपर एक, यानी एक हमारी इक्वेशन ऐसे बना रही है, दूसरी इक्वेशन भी हमारी ऐसे बना रही है, तो दोनों इकट्ठे जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तब हमारे मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं, जिसे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है अंत ना हो, मैनी सॉल्यूशन भी वही काम करता है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन इसमें हमारे निकलते हैं। अब ग्राफ पे, जो आपका ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है वो इस तरीके से है, और कैसे पता चलेगा बिना सॉल्व करे, उसके लिए हम ये टेबल समझ रहे हैं। चलिए, उससे पहले, इस टेबल से पहले इन चीज़ों का पता होना, और एक और चीज़ है जिनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, वो है टर्म्स, कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। अगर हमारी इक्वेशन कुछ ये है, ये आपकी मैं बुक में से ही ले रही हूँ, अगर आपकी ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, और आपके क्वेश्चन के अनुसार इसमें है क्या चीज़, तो जो हमारे पास ना हो दैट इज़ 1। ये हमारा जो होता है वो A कहलाता है, ये हमारा B, ठीक है, और ये हमारा होता है C, यानी कि कांस्टेंट। तो दैट मीन्स अगर AX माइनस BY इज इक्वल टू C, ये ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर नाम आपके चेंज हो जाएंगे थोड़े से। 2 इक्वेशंस आ गई हैं, वहाँ पे एक इक्वेशन होती थी तब हम ये लिखते थे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम ये लिखा करते थे 9th क्लास में, लेकिन हम 10th में आ चुके हैं तो कुछ चीज़ न्यू सीखेंगे, यानी कि हमारे जो नाम हैं थोड़े अलग से हो जाएंगे। इसको वहाँ ले जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो होगा वो A1 होता है, ये जो है वो B1 होता है, और ये होता है A2, और ये होता है हमारा B2, ये होता है C1, और ये होता है C2, ठीक है। और इसके जो हमारे इक्वल में रहें, चाहिए सिंपल रहें, इसमें जो आपके सिर्फ वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये वेरिएबल्स है ना, जो यानी कि XY वेरिएबल्स है, उनको छोड़कर 3 और 4 लेना है आपने, ठीक है। तो ये जो B2 है, B1 है, तो A1 हमारा 1 है, B1 हमारा 2 है, C1 हमारा 0 है, और अगर हम यहाँ लेकर आए हैं तो C1, और ये हमेशा करना इक्वेशन को एक जगह रखकर इक्वल टू 0 कर देना, ताकि हम यहाँ पे 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि RHS बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो चीज़ जो यहाँ होनी चाहिए, जैसे 20 यहाँ होगा तो ये यहाँ पर रिप्लेस कर दिया होगा, तो RHS जब ख़त्म हो जाता है तब हम वहाँ 0 लेकर चलते हैं, लेट बी 0 करके चलते हैं। तो A1 हमारा 1 है, B1 हमारा 2 है, C1 हमारा 0 है, ऐसे ही A2 हमारा 3 है, B2 हमारा 4 है, C2 हमारा 20 है, -20, ये साइन के साथ आपका लिखना है हमें, और ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ पहचाननी है। अब करते हैं हम टेबल की शुरुआत। चलिए देख लेते हैं ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर दी है, यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं 1 2 3 जो भी हैं, 3 तरीके के हैं हमारे, तो हम तीनों के हिसाब से पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद हमारे पास A1, A2, B1, B2 जो मैंने आपको सिखाया वही, और ऐसे ही कंपेयर करेंगे रेशियोज़ को कि वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंट, दैट मीन्स ग्राफ पर किस तरीके का उसका सॉल्यूशन निकलेगा वो, और एल्जेब्रिक में कितने ज़्यादा सॉल्यूशन निकल सकते हैं हम वो लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास, आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें दो इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल वाली। ये आपके बुक में पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 46 पर ये टेबल बना हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं वही यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ पर ये इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। अब आप A1 आपको पता ही है 1 होगा, B1 हमारा -2 होगा, ऐसे ही C1 हमारा 0 होगा, और ऐसे ही हमारे पास ये A1 था, ये B1 और ये C1। ऐसे ही हमारे पास ये था A2, B2 और ये हमारा था C2, और सिंबल के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो ध्यान रखना। अब जैसे ऊपर लिखा है A1 अपॉन में A2 की हमें कंडीशन देखनी है तो हम वही देखेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे -20, इसको तो हम काट सकते हैं, -1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है। जब हमारे पास ये इक्वेशन में कुछ भी इक्वल ना आ रहा हो, ये तो इक्वल का साइन है, अनइक्वल के लिए आप ऐसे स्लैश डाल दोगे। जब कुछ भी इक्वल ना हो तो आपके ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। अगर आपका कुछ भी इक्वल नहीं है इनमें से तो आपका डैम श्योर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी ग्राफ पर। और इंटरसेक्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वन सॉल्यूशन निकलता है, या फिर आप बोल सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है, वही हो गया। आपके बुक में यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन लिखा है, आप चाहे वन सॉल्यूशन लिखो, बोथ आर सेम। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमारे पास कुछ इस तरीके की दो इक्वेशंस दी हुई हैं। यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y - 18 = 0। यहाँ पर भी हमने यही करना है, A1 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा A2, ये हमारा B2, ये हमारा C2, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। A1 2 आ रहा है, B1 3 -9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे -18। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम काटें तो सबकी जो फ्रैक्शन आ रही है वो इक्वल आ रही है। जब A1, A2, B1, B2, C1 अपॉन में C2 ये सारे के सारे इक्वल होते हैं तो हमारा कॉन्सिडेंट लाइन बनती है, लाइंस बनती हैं, ठीक है। दो लाइंस बनती हैं जो इकट्ठे होती हैं, और मैंने आपको बताया था इसमें मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आगे थर्ड, x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ से भी हम ले लेंगे A1, ये हमारा B1, ये हमारा C1, ये हमारा A2, ये हमारा B2, ये हमारा C2। यहाँ पे भी हम करेंगे 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 अपॉन में 4 - 4 अपॉन में -12, तो ये तो हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2। यानी कि जब हमारे पास कोई चीज़ इक्वल होती है, दो इक्वल होती हैं और तीसरी अनइक्वल होती है, उस कंडीशन में हमारी ग्राफ पर तो बनता है पैरेलल लाइन,
और पैरेलल लाइन यानी कि नो सॉल्यूशन निकलता है। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। आप इसकी हेल्प से काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ट्राई करना, मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो। ट्राई करना, नहीं आते तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप फर्स्ट क्वेश्चन ना कीजिएगा 3.2 का, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे बोला है कंपेयरिंग द रेशियो, जो हमने टेबल से सीखा है, ये भी आपने सीख लिया है। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट, लाइन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा वो आपको फाइंड करना है। द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जितनी भी हैं लीनियर इक्वेशन है क्योंकि सबकी हाईएस्ट पावर 1 है हर इक्वेशन में। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये आप पहचान लोगे जैसे मैंने आपको बताया। आप अगर सारे इक्वल हैं तो हमारा क्या होगा, सारे अनइक्वल हैं तो कौन सी लाइन बनती है और उसमें कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, आप ये कर सकते हैं। आप ये बताएं कि इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ये आपको टेबल से आपको हेल्प मिलेगी। एक और चीज़ बताती हूँ, उससे आपको ये क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये वाला क्वेश्चन करने में भी हेल्प मिलेगी। वो टेबल भी मैं बता देती हूँ। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। कांस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं जिनमें सॉल्यूशन निकलते हैं। किन किन में सॉल्यूशन निकल रहे थे हमारे, एक तो इंटरसेक्ट में, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग में निकल रहे थे। और इंटरसेक्टिंग के साथ साथ कितने कितने नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। इंटरसेक्टिंग है तो दैट मीन्स वन सॉल्यूशन है तो यहाँ पर आपको यूनिक सॉल्यूशन है तो एक और वर्ड निकल रहा है यहाँ से। यहाँ पर है इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्ड भी यूज़ होगा। ऐसे वर्ड्स आपको वन वर्ड्स में आ सकते हैं, तो ये चार्ट आपको ध्यान होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग का हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा कोइंसिडेंट, क्योंकि आपको पता है इसमें भी सॉल्यूशन होते हैं, एक ही है जो पैरेलल है उसमें सॉल्यूशन नहीं होते, वो इनकंसिस्टेंट में आ जाएगा। तो इसमें हमारे क्या क्या नाम बन सकते थे, मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड देन डिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखो या यही वर्ड आपको दिखाई दे सकता है। इनकंसिस्टेंट में आपका क्या रहेगा, पैरेलल लाइन और दूसरा पैरेलल लाइन के साथ साथ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस चार्ट से। कौन से क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प मिलेगी यहाँ मैं बता देती हूँ। थर्ड वाला, क्योंकि वो कह रहा है कंपेयर करो, वही वाला टेबल। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, बस आपने इतना ही बताना है। और नीचे आपको दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में जो कंसिस्टेंट है उनका आगे सॉल्यूशन निकालो और जो इनकंसिस्टेंट है उन्हें वहीं छोड़ दो, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जिनका सॉल्यूशन निकल रहा है उसे आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप किसी और बुक से अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई कमी रह गई हो वीडियो में तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगी। ओके बाय, टेक केयर।